सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। आज से अपन फार्मेकोलॉजी की जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसका पहला टॉपिक अपना होने वाला है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, क्या ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इसका वर्क होता है, जो ड्रग्स होती है बीटा ब्लॉकर्स के अंदर उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, पूरा मैकेनिज्म कैसा होता है, तो वो सब कंप्लीट अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। इस जो टॉपिक है इसकी सीरीज बनने वाली है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, तो ये आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 के बारे में अपन बात करेंगे कि पार्ट 1 के अंदर बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, कहां कहां पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में आज अपन बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर जो कंटेंट है मैं नोट्स की तरफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो बात करते हैं अपने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, तो ये होते क्या है। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बीटा ब्लॉकर्स मतलब बीटा जो है, तो बीटा क्या है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं पहले वो समझना है। देखिए ऐसा समझिए कोई लॉक है और कोई चाबी है, ठीक है, तो लॉक है, लॉक के अंदर जो जहां पे चाबी डलती है वो क्या हो गया, उसका रिसेप्टर हो गया, और चाबी जो है वो जाके उसमें लगती है। ठीक है, तो उस रिसेप्टर के अंदर चाबी लगती है और लॉक खुलता है, ये चीज मैकेनिज्म है। तो ये जो लॉक के अंदर जो स्पेस रहता है जहां पे चाबी लगती है, इसको क्या कहेंगे, रिसेप्टर, और ये है चाबी। अब आपको पता है कि कोई चीज अगर इसके लॉक के अंदर आ रही है, इस जो रिसेप्टर के अंदर आ रही है और उसके अंदर जाके फिट बैठ के उसको खोल देगी, तो लॉक क्या होगा, खुल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लॉक को खुलने ही ना दूं, मैं इस लॉक को बंद ही रखूं, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं चाबी को हटा दूं, ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, वो जो रिसेप्टर है उसको क्या कर दूं, ब्लॉक कर दूं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उस रिसेप्टर को ही बंद कर दूं, मतलब वो जो स्पेस है उस स्पेस को ही मैं भर दूं किसी चीज से, उसको मैं ब्लॉक कर दूं, तो चाबी उसमें जाएगी नहीं और लॉक खुलेगा ही नहीं। तो यही सिचुएशन, यही जो चीज है, यही अपन को किस में करनी होती है, बीटा ब्लॉकर्स में करनी होती है। बीटा ब्लॉकर्स में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती है जो बीटा जो रिसेप्टर्स है उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जो कैटाकोलामाइन्स जो होते हैं उनके एक्शन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण से बीटा रिसेप्टर्स का एक्शन हो नहीं हो पाता और आगे की प्रोसेस नहीं हो पाती। अब ये होता क्या है वो सब आपको अभी इस लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक को अच्छे से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सारी चीजें जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आगे की जो चीजें हैं वो कवर होगी। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखते हैं तो आगे के जो पार्ट्स आपको समझ में नहीं आने वाले, इसलिए पूरे बेसिक से आपको स्टार्ट करके देखना है। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बात पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आराम से टॉपिक करेंगे, क्योंकि फार्मेकोलॉजी जो है बहुत बड़ी सीरीज है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में अपन को बहुत सी ड्रग्स पढ़नी है, बहुत सारी ड्रग्स पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स पढ़नी है, ये इजी नहीं होने वाली। ठीक है, अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इजी है, अगर आप इसको रट के करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी है, आपको समझ में नहीं आने वाली और आपको दिक्कत आएगी प्रॉब्लम में। सबसे बढ़िया आपको एक एक चीज को बेसिक से क्लियर करना है, आपके लिए इजी होगी आगे पढ़ाई भी, याद करना भी और कंटेंट बनाना भी। मैं इसमें साथ के साथ ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको पेपर में करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आपने कैसे कर दी, पर सेकंड ईयर में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी फार्मेकोलॉजी। ठीक है, मेन जो सब्जेक्ट आपकी फार्मेकोलॉजी है, तो फार्मेकोलॉजी में अंदर आपको ये जो टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगा इनको आपको अच्छे से देखना है। तो बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए टॉपिक का नाम है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब इसको समझने से पहले आपको बीटा रिसेप्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी बीटा ब्लॉकर्स के बारे में आपको नहीं सोचना, अभी किसके बारे में देखना है आपको, बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किसके बारे में देखना है, बीटा रिसेप्टर्स। यहां पे मैं समझाता हूं किसके बारे में बताना है, बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो आपको समझना है भाई। जैसे मैंने अभी लॉक और चाबी का जो एग्जांपल दिया उस तरीके से बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये होता क्या है, किस तरीके से होता है वो आपको समझना है। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई फाइट या फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, फाइट या फ्लाइट मतलब कि जैसे कोई आपको कोई लड़ाई हो गई हो, ठीक है, या ऐसी कोई फाइट वाली कंडीशन हो गई हो, या फिर कोई फ्लाइट वाली कंडीशन जहां से आपको भागना पड़े, डेंजर टाइप, जैसे आपके सामने कोई ऐसा डेंजर आ जाए। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ भाई, आपके साथ आप खड़े हो और आपके सामने अचानक से कोई भूत आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जैसे शेर आ जाए या कोई भी जानवर आ जाए, जंगली जानवर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, उस सिचुएशन में आप डेंजर में आ जाओगे, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या चीजें होती है जो बेसिक आपको पता होगी भाई क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। उस टाइम की क्या बढ़ जाती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, दो चीज बढ़ती है। उसके अलावा आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, आंखें जो है डायलेट हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ना, भूत वगैरह देख लेते हैं तो, या कभी
ऐसा एक एग्जांपल और है, जैसे घर वालों ने आपका फोन देख लिया हो कभी, ठीक है, पापा आपका फोन ले ले बेटा एक बार फोन दिखाना, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, और भी चेंजेस होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, बीपी बढ़ने लग जाता है, ठीक है, फिर आप कहते हो नहीं नहीं पापा कुछ भी नहीं है इसमें, पर ऐसा नहीं है मतलब आप अच्छे बच्चे हो, आपके नहीं होता ये चीज़, और जो गंदे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपकी दिक्कत नहीं होती। तो बात करते हैं अपन कि सबसे पहले जैसे फ्लाइट वाली की जो कंडीशन होती है उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी एक तो बीपी बढ़ती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, उसके अलावा प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म, ये जो पूरी चीज हो रही है, ठीक है, ये क्या होता है आपकी बॉडी में क्या एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। भाई अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जैसे ही आप फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन में होते हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको डर लगा, डेंजर हो, तो आपका क्या एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है तो आपके क्या होता है भाई, आपकी जो बॉडी है उस बॉडी का जैसे ही डेंजर में लगता है तो आपकी बॉडी से क्या रिलीज होने लग जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, जिसको एक नाम से और भी बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैटेकोलामाइंस। तो मतलब जैसे आपकी बॉडी डेंजर में होती है या उसको बहुत चीजें ऐसी लगती है कि भाई ये बहुत गलत सिचुएशन आ गई है, फाइट वाली कंडीशन हो गई कैसी भी, तो उस टाइम में आपकी क्या सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी से क्या रिलीज होने लग जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। कहां से रिलीज होते हैं ये भी बता देता हूँ, कहां से रिलीज होते हैं, आपकी एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। और कौन कौन से रिलीज होते हैं, कौन कौन से रिलीज होते हैं, पहला रिलीज होता है आपका एड्रेनालिन। कौन सा होता है, एड्रेनालिन। और दूसरा कौन सा रिलीज होता है आपका, नॉन एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ठीक है। क्या क्या, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो नॉन एड्रेनालिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब जैसे आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सिस्टमैटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल दो या कैटाकोलामाइंस बोल दो, क्या बोलोगे, कैटाकोलामाइंस। तो कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये जो है कहां से रिलीज होंगे, आपके एड्रिनल ग्लैंड से। कौन से रिलीज होंगे, एक तो होगा एड्रेनालिन और एक कौन सा होगा, नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन, ठीक है, एक ही बात है। एड्रेनालिन मतलब कि एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन बोलते हैं, नॉन एड्रेनालिन को नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, ये दो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स या कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं। आई बात समझ में। अब ये जो कैटाकोलामाइंस होते हैं ये एक तरह से केमिकल एजेंट की तरह होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल एजेंट की तरह। तो ये क्या करते हैं, ये आपको समझना है। ये क्या करते हैं आपके, ये हो गई आपकी एक तरह से चाबी। इनको अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो एक तरह से आप समझो की चाबी, जो चाबी है वो ये है, ठीक है। अब क्या होता है आपके, जैसे कि ये हार्ट है, ये किडनी है, ये लीवर है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स है, या लंग्स है। जैसे ये तो आपका हो गया हार्ट, ये हो गई आपकी किडनी, ये हो गया आपके लंग्स, ठीक है। मैंने 3 ऑर्गन्स बता दिए। तो इन तीनों पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मतलब कि जैसे ये लॉक खोलने के लिए जो है, ये जो लॉक खुलते हैं, मतलब यहाँ जहाँ पे लॉक होता है, लॉक की वो जो जहाँ पे चाबी डलती है, तो वो रिसेप्टर्स मान लो। तो ये क्या आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, क्या ये हो गए आपके रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो लॉक है, ये क्या बोला, सॉरी, ये लॉक है, ये रिसेप्टर्स है, और ये आगे क्या है, चाबी है। तो ये जो कैटाकोलामाइंस है, ठीक है, ये जो कैटाकोलामाइंस कौन कौन से, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, ये आगे किस पे चिपकते हैं आपके, इन रिसेप्टर्स पे। किन पे चिपकेंगे, जैसे ये लॉक है तो यहाँ पे आगे चिपकेंगे, ठीक है, और इस पे आगे चिपकेंगे। तो अब जो ये जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, इन रिसेप्टर्स पे आगे जैसे ये कैटाकोलामाइंस जो है चिपकेंगे, तो आपकी जैसे हार्ट पे चिपकेंगे तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपकी किडनी पे चिपकेंगे तो आपकी बीपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपके लंग्स पे चिपकेंगे तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन हो रही है, मतलब आपके हार्ट पे जैसे ही आगे चिपके तो आपके जैसे भाई चाबी है, लॉक है, तो जैसे चाबी लॉक के अंदर लगी, लॉक खुल गया। तो वैसे ही है भाई, जैसे ही ये आपके कौन से
नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर से कैटेकोलामाइंस, ये आके आपके रिसेप्टर्स पे चिपकते हैं, तो आपके रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और आपकी क्या हार्ट रेट बढ़ जाती है। जैसे हार्ट के रिसेप्टर्स पे जाके चिपकेंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, किडनी के पे जाके चिपकेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, लंग्स के यहाँ पे चिपकेंगे तो डायलेट हो जाएंगे, लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो जाएंगे। तो मतलब ये सिचुएशन हो रही है, ये क्या हो रही है कि आपके कैटेकोलामाइंस जाके रिसेप्टर्स पे चिपक रहे हैं, मतलब कि आपके जो ये कैटेकोलामाइंस है ये कहां जाके चिपक रहे हैं, रिसेप्टर्स पे जाके चिपक रहे हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं वो आपको पहले समझना है। तो पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं भाई। सिंपैथेटिक मतलब फ्लाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन, फाइट या फ्लाइट वाली कंडीशन। ठीक है, मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। मेन रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो है बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, तो अपन बात करेंगे सिर्फ बीटा की। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन बीटा की बात करेंगे। तो अपने कौन से बात करेंगे, अपन सिर्फ बात करेंगे बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। मतलब 3 रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। कौन से, बीटा वाले, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक, अब ये बेसिक बीटा रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं कि बेसिक बीटा रिसेप्टर्स होते क्या है, कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब 3 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अभी सिर्फ बीटा की बात चल रही। बीटा रिसेप्टर्स जो है, ये जो आपके बीटा रिसेप्टर्स है ये क्या है आपके बीटा रिसेप्टर्स। तो ये बीटा रिसेप्टर्स आपके 3 जगह पे है, सॉरी 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जहां तक आपको सब कुछ क्लियर है भाई, ऐसा समझना है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट पे अलग होते हैं, किडनी पे अलग होते हैं, लंग्स पे अलग होते हैं, लीवर पे अलग होते हैं, सब पे अलग अलग है। किसी पे बीटा 1 है, किसी पे बीटा 2 है, किसी पे बीटा 3 है। आपको कौन कौन से वो तो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, पर मतलब 3 अलग अलग टाइप्स के रिसेप्टर्स, बीटा के ही 3 टाइप के रिसेप्टर्स अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे अलग अलग प्रेजेंट। ठीक है, इन पे आके कैटेकोलामाइन चिपकते हैं और ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, इनका फंक्शन शो करने लग जाते हैं। तो वही समझना आपको। तो मतलब आपके जो बीटा रिसेप्टर्स है, बेसिक बीटा रिसेप्टर्स, तो बीटा 1 की मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं बीटा 1 की। तो बीटा 1 कहां प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन सा, बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, अब ये बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट पे प्रेजेंट होता है और हार्ट के अंदर ये क्या कराता है, इसके काम जो है, देखिए इसके काम क्या है, पहला काम है आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देने का काम। पहला काम क्या है इसकी, हार्ट रेट को बढ़ा देने का काम। मतलब बीटा 1 कहां प्रेजेंट होता है, आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ये हार्ट है तो इस हार्ट के ऊपर प्रेजेंट रहता है आपका कौन सा, बीटा 1 रिसेप्टर। हार्ट के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही मान के चलिए कि देखिए भाई एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ये आपका हार्ट है और ये आपके बीटा रिसेप्टर्स है। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो मतलब ये आपके बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है और इन पे आके क्या चिपकेंगे, आपके कैटेकोलामाइंस। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये आके इन पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या क्या करते हैं वो आपको समझ लेना है भाई। यहाँ पे चिपकने के बाद में क्या क्या होगा, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये सारे क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर्स है, ये जितने भी है ना हार्ट पे, ये क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर्स। तो जैसे इन पे आके चिपकते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चीज होती है, मतलब आपके हार्ट पे सबसे पहले तो क्या बढ़ती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ती है। दूसरी की चीज क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। मतलब एक तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जैसे ही रिसेप्टर्स पे वो कैटेकोलामाइंस आके चिपकेंगे आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली चीज हार्ट रेट बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता मतलब अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखिए एक मैं बोलूं फास्ट कॉन्ट्रैक्शन और एक मैं बोलूं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में फर्क है। फास्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब जल्दी जल्दी बीट करना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब पूरा फोर्स से बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज होकर बीट करने को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ना, मतलब ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है। और तीसरा क्या बढ़ रहा है, कंडक्शन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कंडक्शन, मतलब एवी नोड के थ्रू जो इंपल्स जाएगी, ठीक है, एवी नोड पे काम करते हैं, एवी नोड पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से इंपल्स को थोड़ा जल्दी भेजेंगे नीचे। भाई आपको पता है ऐसे नोड से इंपल्स आती है, एवी नोड उसको थोड़ी देर स्लो करता है फिर नीचे भेजता है, जिससे हार्ट रेट स्लो होती है। पर यहाँ पे इस कंडक्शन को तेज कर देगा, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फ्लो को जल्दी कर देगा। जितनी जल्दी नीचे इंपल्स जाएगी उतनी जल्दी हार्ट बीट करेगा। तो आपकी क्या तीसरी चीज क्या बढ़ी, आपके कंडक्शन बढ़ा। क्या बढ़ा, कंडक्शन बढ़ा। ठीक है, तो मतलब आपके हार्ट पे 3 काम करे, हार्ट रेट बढ़ा दी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दी और कंडक्शन को बढ़ा दिया।
यहाँ पे आपको क्लियर सारी चीज, 3 काम करें, हार्ट रेट बढ़ा दी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा दी और कंडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब हार्ट रेट बढ़ी, हार्ट तेज जल्दी जल्दी बीट करने लग गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, और तीसरा आपके जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फ्लो है, उसको जल्दी जल्दी कर देगा। अगला जो है ये किस पे, बीटा वन और कहां प्रेजेंट होता है? बीटा वन आपको ध्यान रखना, बीटा वन 2 चीज पे प्रेजेंट होता है, किस पे? हार्ट पे और किडनी पे। हार्ट पे जो है 3 काम करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, कंडक्शन को बढ़ाना। किडनी पे क्या है? किडनी पे कहा होते हैं, किडनी पे क्या करते हैं, यहाँ पे रेनिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? रेनिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर आपने रास सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता है कि रेनिन जैसे ही रिलीज होगा, रेनिन आपके एंजियोटेंसिन ओजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा एसीई के द्वारा, एंजियोटेंसिन सेकंड एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन को बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन ज्यादा होगा तो आपका ब्लड सोडियम वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा, जिसके कारण जो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली रेनिन बढ़ रहा है तो आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। रेनिन बढ़ेगा तो बॉडी में बीपी बढ़ेगा। तो मतलब आपकी किडनी में क्या करता है, ये रेनिन के रिलीज को बढ़ाता है। मतलब जैसे ऐसा समझिए कि ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, इस किडनी के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? बीटा वन। और इन बीटा वन पे ये आके चिपकेंगे, कौन से? नॉरेड और एड्रेनलिन, ठीक है। नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आके जैसे इस पे चिपकेंगे तो इससे क्या होगा, आपके बीटा वन रिसेप्टर्स पे जैसे आपके चिपकेंगे, आपकी किडनी से क्या रिलीज होने लग जाएगा? रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज होगा तो जितना ज्यादा रेनिन रिलीज होगा उतना ज्यादा पेशेंट के बीपी बढ़ेगा। तभी तो बीपी बढ़ रहा है ना भाई। हार्ट रेट बढ़ कैसे रही है, ये आपको समझ में आया? हार्ट रेट बढ़ कैसे रही है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ जाके चिपक रहे हैं बीटा वन पे, जब जाके आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। अब आप सोचते हो ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हार्ट रेट कैसे बढ़ती है? ये आपके पहले, अभी तो जैसे आपके मैं क्लियर कर रहा हूँ बेसिक्स, पहले आप सोचते होंगे कि यार सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है जिसके कारण हार्ट रेट कैसे बढ़ रही है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वो कहाँ पे जाके आपके रिसेप्टर्स पे जाके चिपकते हैं। रिसेप्टर्स पे जाके चिपकेंगे, जैसे हार्ट पे चिपकेंगे तो हार्ट के 3 काम करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगे और कंडक्शन को बढ़ा देंगे। आपकी किडनी की बात करें तो किडनी पे क्या करेंगे? रेनिन के रिलीज को बढ़ा देंगे। रेनिन अगर बढ़ेगा, रेनिन रिलीज होगा तो बीपी बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स के बारे में। ये तो हो गई बीटा 1 के बारे में, ठीक है। बीटा 1 अलग, बीटा 2 अलग होते हैं। तो बीटा 2 के बारे में बात करते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके लंग्स पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल पे, लीवर पे और स्केलेटल मसल पे। 4 जगह पे आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंग्स पे। तो लंग्स पे इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ब्रोंकोडाइलेशन। ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आपके ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स है इनको डायलेट कराने का काम होता है किसका? आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स का, ठीक है। मतलब ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जैसे ही कैटेकोलामाइंस आके चिपकेंगे, आपके जो ब्रोंक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। तो मतलब आपके जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स का काम क्या है? बीटा 2 रिसेप्टर पे जैसे ही कैटेकोलामाइंस चिपकेंगे तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे? ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में। अगली चीज की बात करें तो ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स पे क्या करता है? आपके वेसोडाइलेशन कराता है। वेसोडाइलेशन मतलब वेसल्स को डायलेट कराता है। कौन कराता है? आपके बीटा 2। बीटा 2 कहां पे प्रेजेंट है? एक तो स्केलेटल मसल्स, सॉरी, एक तो आपके किस पे? लंग्स पे, और दूसरा किस पे प्रेजेंट है? आपके ब्लड वेसल्स पे। तो लंग्स के अंदर तो क्या करता है? ब्रोंकोडाइलेशन, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है? वेसोडाइलेशन। इसको याद रखना है आपको, ठीक है भाई। आपको पॉइंट्स जैसे जैसे बता देता हूं वैसे वैसे याद रखना है। बीटा 1 कहां प्रेजेंट होता है? 2 जगह पे, हार्ट और किडनी पे। बीटा 2 कहां प्रेजेंट होता है? एक तो लंग्स पे, तो लंग्स में तो क्या करता है? ब्रोंकोडाइलेशन। एक ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में क्या करता है? ये वेसोडाइलेशन, ठीक है, ताकि ब्लड फ्लो थोड़ा जल्दी हो। नेक्स्ट ये क्या होता है? ये आपके लीवर पे प्रेजेंट होता है। लीवर पे क्या कराता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जो बॉडी में ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। और उस ग्लूकोज से क्या बनती है? आपकी एनर्जी। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे फ्लाइट या फाइट वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी उस कंडीशन में कैसे बनेगी? जो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना वही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का किस में कन्वर्ट होना? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ज्यादा कन्वर्ट होगा, मतलब ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से क्या बनती है? एनर्जी बनेगी, बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है? आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का ज्यादा से ज्यादा वर्क होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ जाता है, मतलब ग्लूकोज का सीक्रेशन ज्यादा जाता है, ग्लूकोज का बनना ज्यादा हो जाता है ताकि एनर्जी ज्यादा बने, ठीक है। तो लीवर के अंदर आपके क्या बढ़ाता है? ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ा देता है। तीसरा है आपके स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक है, तो उनमें क्या कराता है? ये आपके उनमें कराता है ट्रिमर। मतलब कि जो ट्रिमर आपका मतलब है कि कब कभी लग रहा है एक तरह से मसल्स जो है कांपने लग जाती है, वो डर लगता है तो मसल्स कांपने लग जाती है, तो वो ट्रिमर जो है उसको उस चीज को अपन बोलते हैं ट्रिमर। तो स्केलेटल मसल्स में क्या कराता है? ये ट्रिमर कराने का काम करता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि बीटा 2 रिसेप्टर 4 जगह पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहला लंग्स के अंदर, लंग्स में क्या कराते हैं, ब्रोंको डायलेशन। दूसरा ये ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में क्या कराते हैं, वेसो डायलेशन। तीसरे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लीवर में, लीवर में क्या बनाते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। दूसरी चीज है स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, आपके ट्रिमर होते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल्स में क्या क्रिएट कराता है, ये ट्रिमर्स, ठीक है, ताकि कपकपी लगती है पेशेंट को। ये तो हो गया आपके बीटा 2 रिसेप्टर्स की बात। अब अपन बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स के बाद बीटा 3 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर्स आपके दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं एडिपोज टिश्यू पे और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर पे। देखिए यहाँ पे जो वर्क है ना मेन, वो आपका बीटा 1 बीटा 2 का ये, पर अपन बीटा 3 के बारे में बता देता हूँ। बीटा 3 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो एडिपोज टिश्यू पे और एक प्रेजेंट होते हैं किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। तो एडिपोज टिश्यू पे क्या होता है इनका काम, एडिपोज टिश्यू पे क्या होता है भाई, जैसे मान के चलिए आपका एडिपोज टिश्यू है, ये आपका कोई एडिपोज टिश्यू है, इस टिश्यू पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये कौन से प्रेजेंट है, बीटा 3। तो जैसे इन पे कैटेकोलामाइन्स आके चिपकेंगे तो आपकी क्या चीज बढ़ जाएगी, आपकी लिपोलाइसिस जो है, क्या है, आपकी लिपोलाइसिस बढ़ जाएगी। लिपोलाइसिस का मतलब जो फैट होता है आपके बॉडी का, जो ट्राइग्लिसराइड फैट होता है, मतलब आप जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो जमा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो उस फैट को तोड़ना, वो फैट टूट के, फैट कौन सा, जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, ये ट्राइग्लिसराइड जो फैट होता है, ये टूट के क्या बना देता है, एक तो फैटी एसिड बना देता है। क्या बना देता है, एक तो फैटी एसिड, ठीक है, मतलब छोटे छोटे फैटी एसिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स बना देता है। और इसके अलावा इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो मतलब आपके इस ट्राइग्लिसराइड को या फैट का टूट के क्या बनना, फैटी एसिड्स के अंदर बनना, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिपोलाइसिस। क्या बोलेंगे, लिपोलाइसिस। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या करता है, ये लिपोलाइसिस कराता है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है बॉडी के अंदर उस फैट को रिलीज कराता है। वही जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका फैट जो है, बॉडी का जो फैट है वो कम होता है। तो फैट कम कैसे होता है, इसी प्रकार से होता है। जो ये फैट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड है, ये छोटे छोटे फैट में टूट जाते हैं और इनकी एनर्जी बन जाती है और ये बॉडी से कम होते जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बॉडी का फैट जो है इस तरीके से कम होता है। तो ये एडिपोज टिश्यू पे तो क्या करेंगे, लिपोलाइसिस को कम करेंगे। और यूरिनरी ब्लैडर पे क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे डेट्रोसोर रिलैक्सेशन कराते हैं। क्या करते हैं, डेट्रोसोर रिलैक्सेशन। डेट्रोसोर क्या होता है, जो आपकी ब्लैडर है, ठीक है, एग्जांपल लीजिए आपका ब्लैडर है, तो इस ब्लैडर की जो मसल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, जैसे जो वॉल है, ये जो दीवार है, इसको बोलते हैं अपन डेट्रूसर। क्या बोलते हैं, डेट्रूसर। क्या बोलते हैं, डेट्रूसर। तो ये डेट्रूसर जो मसल है, इसका क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं। जो ब्लैडर है उसको रिलैक्स कराएंगे ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा यूरिन भरे, भाई उस समय पे ज्यादा से ज्यादा यूरिन भरे, वो रिलैक्स होंगे, ठीक है। कौन कराता है, बीटा 3 रिसेप्टर्स। तो बीटा 3 कहां पर, एडिपोज टिश्यू पे और यूरिनरी ब्लैडर पे। तो एडिपोज टिश्यू पे तो क्या कराते हैं, लिपोलाइसिस, ठीक है, और तो यूरिनरी ब्लैडर पे क्या करते हैं, डेट्रूसर रिलैक्सेशन कराते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मस्कुलर वॉल है उसको रिलैक्स कराते हैं ताकि ब्लैडर फैले और उसमें आराम से यूरिन ज्यादा से ज्यादा भरे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। मतलब कि अगर नॉर्मल, अभी यहाँ ब्लॉकर्स की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब आपके टोटल 3 टाइप के रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 आपकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, मान के चलिए आपके इन सारे पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट है। और जैसे ही कैटेकोलामाइन्स रिलीज हुए और इन पे जाके चिपके, तो जैसे ही अभी समझिए भाई आपके ये सब पे प्रेजेंट है, सारे ऑर्गन्स मैंने जितना नाम लिया सब पे प्रेजेंट है। आपके कैटेकोलामाइन जैसे रिलीज होके इन पे जाके चिपकते हैं, मान के बीटा 1 के हार्ट के बीटा 1 पे जाके चिपकेंगे तो हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देंगे, एवी कंडक्शन को बढ़ा देंगे, और किडनी पे जाके चिपकेंगे तो रेनिन को बढ़ा देंगे। बीटा 2 रिसेप्टर्स की बात करें तो इससे लंग्स के अंदर ब्रोंकोडायलेशन करा देंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर वेसोडायलेशन करा देंगे, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा देंगे, स्केलेटल मसल में ट्रिमर करा देंगे। बीटा 3 की बात करें तो बीटा 3 में एडिपोज टिश्यू जो है लिपोलाइसिस को बढ़ा देंगे, यूरिनरी ब्लैडर को डेट्रोस रिलैक्सेशन करा देंगे। मतलब आपकी ये जो रिसेप्टर्स है ये पूरे हार्ट, पूरी बॉडी पे प्रेजेंट, मान के चलो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। एग्जांपल में इन पे जैसे कैटेकोलामाइन्स आके चिपकेंगे तो यहाँ पे जो भी इसका काम होगा, जैसे मान के चलो हाथ का मूवमेंट तो वो होने लग जाएगा, यहाँ पे क्या काम हुआ, मान के चलो हाथ का मूवमेंट तो यहाँ पे होने लग जाए। तो मतलब जहाँ पे जाके चिपकेंगे तो वो उसका जो वर्क है वो करने लग जाएंगे। जैसे यहाँ रिलैक्सेशन का काम है तो रिलैक्सेशन करेंगे, लिपोलाइसिस का काम है तो लिपोलाइसिस करेंगे। तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है इनका, तो वो काम फंक्शन, वो जो फंक्शन है इनका होता रहता है। यहां तक आपको सारे डाउट के लिए ये रिसेप्टर्स है। अब अपन बात करते हैं कि सिर्फ बीटा 1 की, क्योंकि अपन को सिर्फ हार्ट की बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि अपन कार्डिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डिक और किडनी दो के अलावा अपन को नहीं देना, ध्यान नहीं देना था। तो अपन मेनली अपन सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स के हार्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक बार डायग्राम को थोड़ा वापस अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। वापस मैं बात करता हूँ
देखिए अब अपन बात करने वाले हैं कि जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है जो कहाँ प्रेजेंट है आपके हार्ट पे, तो हार्ट पे कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, ये आपके प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ऐसे नोड पे, किस पे प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे नोड पे। दूसरे किस पे प्रेजेंट रहते हैं, एवी नोड पे। तीसरी आपकी एट्रिया की जो मसल्स है मायोकार्डियम उसके ऊपर। चौथी वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है, ठीक है, वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम इसके ऊपर। और चौथी आपकी पर्किंजिया फाइबर्स के जो सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए इससे है क्या, तीन चीज आपको ध्यान रखनी, सबसे मेन तीन चीज। एक तो ऐसे नोड के बारे में ध्यान रखना है, एक एवी नोड के बारे में ध्यान रखना है, और एक आपके वेंट्रिकल की मसल, ये जो मसल है वेंट्रिकल की मसल मतलब वेंट्रिकल की मायोकार्डियम। यहाँ इसका काम होता क्या है वो आपको समझना है भाई। जैसे ही मान के चलिए ये कैटाकोलामाइंस आके इस पे चिपके, कैटाकोलामाइंस आके ऐसे नोड पे जैसे ही चिपकेंगे तो ऐसे नोड पे चिपक गए, ऐसे नोड की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, ऐसे नोड इंपल्स ज्यादा जनरेट करेगा और पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ती है, उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। मतलब जैसे ही ये कैटाकोलामाइंस आके किस पे चिपकेंगे, आपके ऐसे नोड पे, तो आपके हार्ट रेट बढ़ेगी, ऐसे नोड का फंक्शन बढ़ेगा, ऐसे नोड ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगा तो आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो अपन बोल सकते हैं कि कैटाकोलामाइंस आपकी बीटा 1 रिसेप्टर जो ऐसे नोड पे प्रेजेंट है, जब उन पे जाके चिपकते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ती है। मतलब कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ये क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवी नोड के ऊपर। ये आपका एवी नोड है। एवी नोड पे क्या करते हैं, एवी नोड का काम होता है इंपल्स को स्लो डाउन करने का काम। पर यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही आपके कैटाकोलामाइंस आके जैसे उस पे चिपकते हैं आपके बीटा एवी नोड पे, बीटा 1 रिसेप्टर्स एवी नोड पे, जैसे हमारे एग्जांपल लीजिए ये आपका एवी नोड है, तो इस पे बीटा 1 रिसेप्टर्स है, तो इन पे जैसे आके कैटाकोलामाइंस आके चिपकेंगे तो एवी नोड जो है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मतलब उसकी इंपल्स को जल्दी जल्दी वो नीचे ट्रेवल कराएगा, ठीक है। फ्लो जो है, इंपल्स का जो फ्लो है उसको जल्दी जल्दी कराएगा, इंपल्स जल्दी जल्दी यहाँ से पास होगी, और जितनी इंपल्स जल्दी पास होगी उतनी हार्ट रेट बढ़ेगी। भाई एक समझिए, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है, पर एवी नोड अगर उसको रोक ले तो हार्ट रेट नीचे, तो इंपल्स कम जाएगी तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। पर यहाँ पे अगर ऐसे नोड भी जनरेट जल्दी जल्दी कर रहा है और एवी नोड उसको जल्दी जल्दी नीचे भेजेगा, मतलब कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन मतलब फ्लो जो है, जो फ्लो करने की जो वेलोसिटी उसको बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ा देगा, तो कंडक्शन वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाती है। और कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। आपको तीन चीज ध्यान रखनी है, एक तो होता है क्रोनोट्रोपिक, एक होता है ड्रोमोट्रोपिक, और एक होता है आइनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक का मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना, उसको कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। दूसरा होता है ड्रोमोट्रोपिक, मतलब कंडक्शन वेलोसिटी का बढ़ जाना, उसको कहते हैं ड्रोमोट्रोपिक। पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाना, नेगेटिव मतलब कम हो जाना, ठीक है। और आइनोट्रोपिक का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बढ़ जाना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ जाने को अपन क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक। ये हो गया एवी नोड। ये इस ऐसे नोड पे काम करता है, एवी नोड पे काम करता है। और तीसरा क्या है आपकी मायोकार्डियम जो मसल है, इस पे मायोकार्डियम की मसल पे जैसे ही आपके मायोकार्डियम की मसल्स पे जैसे आपके कैटाकोलामाइंस आके चिपकेंगे, तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बीटा 1, तो जैसे आके इन पे चिपकेंगे आपके कैटाकोलामाइंस, तो आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है इसकी क्या बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बढ़ जाएगा, FOC, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब फोर्स कॉन्ट्रैक्शन जो है बिल्कुल फोर्सफुली होगा, फोर्स से होगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो आपकी क्या होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब आपके हार्ट के ऊपर तीन काम हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं, सबसे पहला काम है आपके क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब हार्ट रेट बढ़ रही है। दूसरी चीज है आपके कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है। कंडक्शन वेलोसिटी का मतलब हो गया आपका ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट हो रहा है। तीसरी है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट। तो मतलब आपके तीन चीज, हार्ट रेट बढ़ती है, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, और आपके कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, FOC बढ़ता है। तो तीन चीज हो रही है, मतलब किसकी वजह से, ये कैटाकोलामाइंस आके आपके इस पे चिपकते हैं। बाकी मायोकार्डियम के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है, और हीस पर्किंजियस सिस्टम के अंदर भी कंडक्शन बढ़ता है, और ऑटोमेटिसिटी बढ़ती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब हार्ट जो है बाहर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बजाय खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। आपको पता है हार्ट खुद इंपल्स जनरेट करता है, बाहर किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो खुद इंपल्स जनरेट करता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी बढ़ती है, मतलब ऐसे नोड की जो फंक्शन की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। अपन बात यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स की करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स की बात करेंगे, एक तो ऐसे नोड
एक एवी नोड और एक आपका वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। तो 3 काम हो रहे हैं आपके, किसकी वजह से? ये बीटा 1 रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से। अब बात करते हैं कि भाई किसी पेशेंट के हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो अपन लिखते हैं ना उस पेशेंट को क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर का काम क्या है? बीटा ब्लॉकर का काम क्या है कि ये जो रिसेप्टर है इनको ब्लॉक कर देंगे, और रिसेप्टर को जैसे ही मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये कैटेकोलामाइंस आके इन पे नहीं चिपकेंगे, और इन पे नहीं चिपकेंगे तो ये जो चीजें हो रही है, जैसे हार्ट रेट यहाँ बढ़ रही है तो हार्ट रेट यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है तो कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। यही चीज आपको समझनी है। मतलब बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है? बीटा ब्लॉकर्स का काम है कि आपके जो रिसेप्टर्स, देखिए इस तरीके समझिए भाई, आपने ये तो चीज समझ ली, ये तो आपको, इसको आप बना लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक। भाई आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि रिसेप्टर्स का काम क्या है। मतलब ये कोई रिसेप्टर है, ये आपका हार्ट है, और इस हार्ट पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि ऐसे नोड पे प्रेजेंट है, एवी नोड पे प्रेजेंट है, वेंट्रिकल की मायोकार्डियम पे रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही इन पे क्या आके चिपकेंगे? आपके कैटेकोलामाइंस। क्या चिपकेंगे? कैटेकोलामाइंस, ठीक है, जो इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये जैसे आगे चिपकेंगे तो आपके ऐसे नोड से तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जैसे ये एवी नोड से आगे चिपकेंगे तो आपकी एवी नोड से कंडक्शन बढ़ जाएगा, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये तीसरी आपकी मायोकार्डियम लेयर से आगे चिपकेंगे तो आपके ये सारे कौन से रिसेप्टर्स है? बीटा 1 और बीटा 1। तो इन पे जैसे आगे चिपकेंगे आपके वेंट्रिकल पे तो आपका क्या बढ़ जाएगा? एफओसी बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। पर अगर अब कोई पेशेंट है जिसके दिक्कत है कि भाई मेरे हार्ट रेट बढ़ती है, जिन पेशेंट के टैकीकार्डिया है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, तो उस पेशेंट को अपन क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे। क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर, बीबी, बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? जो आपके ये बीटा रिसेप्टर्स है, भाई ये जो हार्ट पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इन रिसेप्टर्स को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर्स है, तो इनको क्या कर देगा? इनको आपके जाके ये क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब ये जैसे ही ब्लॉक करेगा तो अब ऊपर से चाहे कितने ही न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाए, चाहे ऊपर से कितने ही न्यूरोट्रांसमीटर से कैटेकोलामाइंस आ जाए, इनके जाके चिपकेंगे नहीं, और इन पे नहीं चिपकेंगे। अब मान के चलो ऐसे नोड पे ही अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं चिपका तो ऐसे नोड जो है भाई जैसे चिपक रहा था तो हार्ट रेट बढ़ रही थी, पर अब ये नहीं चिपकेगा तो हार्ट रेट जो होगी वो लो होने लग जाएगी, नॉर्मल होने लग जाएगी। अगर ये एवी नोड पे जाके नहीं चिपकेगा तो एवी नोड का काम जो है स्लो हो जाएगा, एवी कंडक्शन थोड़ा मतलब जस्ट इसका अपोजिट काम हो जाएगा। भाई जैसे मैंने बताया है कि आपको ऐसे करना है कि कोई लॉक है उसको खुलने नहीं देना, आपको लॉक को नहीं खुलने देना। आपको पता है कि लॉक है और चाबी है, सामने वाले के पास चाबी है, चाबी जैसे उस लॉक के अंदर जाएगी, उस रिसेप्टर के अंदर जाएगी, लॉक खुल जाएगा, ठीक है। वो रिसेप्टर मतलब वो छेद के अंदर, ठीक है, तो जैसे जाएगी लॉक खुल जाएगा। अब आपको ये है कि भाई यार लॉक मेरे को नहीं खोलना, नहीं खुलने देना, कोई भी आके इस लॉक को नहीं खोले, तो अपन आपको क्या करोगे? आप एक ही तरीका कर सकते हो कि वो जो लॉक है उसका जो रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को बंद कर दोगे, पैक कर दोगे, उसको ब्लॉक कर दिया आपने, तो अब वो चाबी चाहे कितना ही ट्राई कर ले वो नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, तो आप सेफ हो। कहने मतलब जिन पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उन पेशेंट को अपन क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे क्या काम करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे काम करेंगे कि आपके जैसे ही आपके रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे आके चाहे कितने ही कैटेकोलामाइंस आके चिपक जाए, भाई ये रिसेप्टर है समझिए, और इस पे मैंने आपके ये रख दिया ब्लॉक करने का तरीका, मतलब मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ड्रग दे दी, दवाई दी, बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई, वो इस पे जाके ब्लॉक हो गई। अब मैं ऊपर से कितने कैटेकोलामाइंस आगे इस पे चिपके, वो नहीं चिपक पाएंगे, नहीं चिपकेंगे तो आपकी हार्ट रेट जो बढ़नी चाहिए थी वो अब क्या होने लग जाएगी? लो होने लगे। भाई अगर जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने बीटा ब्लॉकर नहीं दे रखी, अभी ये रिसेप्टर है, इस पे आगे जैसे ही आपके कैटेकोलामाइंस आगे चिपकते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, पर अब मैंने जैसे इसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, मतलब ड्रग दे दी तो ब्लॉक कर दिया। अब वो कोई भी आदमी मतलब कोई भी कैटेकोलामाइंस आगे जैसे इस पे चिपकेंगे तो आपके ये ब्लॉक होने के कारण उस रिसेप्टर पे चिपक नहीं पाएंगे, नहीं चिपकेंगे तो आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम क्या हो जाएगी? कम होने लगेगी। मतलब आपकी जो तीन चीज बढ़ रही थी, तीन चीज कौन सी बढ़ रही थी? एक बढ़ रही थी आपकी हार्ट रेट, एक बढ़ रही थी आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और एक बढ़ रही थी आपकी कंडक्शन वेलोसिटी। ये तीन चीज बढ़ रही थी, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी? कम,
एफओसी भी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा कम, और कंडक्शन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी कम। तो इनसे पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये यूज होता है आपके बीटा ब्लॉकर्स का, यही आपको समझना है, यही चीज होती है आपकी किसमें, बीटा ब्लॉकर्स में। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करती है, बीटा ब्लॉकर्स आपकी जो बीटा रिसेप्टर्स है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, इनको क्या बोलते हैं अपन, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है, जिसके कारण आपके कैटेकोलामाइंस का एक्शन नहीं हो पाता और पेशेंट के जो है हार्ट के जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। रिसेप्टर्स आपको समझ में आया होगा। तो आगे जो है अपन ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो या कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो या मेरे को कोई चीज को चेंज करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज की प्रॉब्लम है, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप जो है उसका एग्जैक्ट रिव्यू जो है वो मेरे को आप बताइए, भाई यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे को बताएंगे, आगे अपन उस पर विचार करेंगे। ठीक है, उसको मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तो आगे अपन देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो आगे अपन देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि वो होते क्या हैं। ठीक है, तो लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर अपन ने अच्छे से देखा है कि बीटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो अब अपन बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे, मतलब यहां से जो है अपना पूरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। वो सब भी आपको, जैसे आप नोट्स लिखते हो तो उसमें आपको लिखना जरूरी है, और अगर आप पेपर में भी करके आते हैं तो वो सब लिखना जरूरी है। उसका रीजन है कि जब तक आप वो एक्सप्लेन नहीं करोगे आप बीटा ब्लॉकर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसका लिखना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आगे अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या है, बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, जो इनहिबिट करती है, मतलब एक तरह से ब्लॉक करती है। भाई एक तो होता है ब्लॉक, एक होता है इनहिबिट। ब्लॉक का मतलब बिल्कुल ब्लॉक कर देना, इनहिबिट का मतलब कुछ को ब्लॉक करना, कुछ को भेजना। तो इनहिबिट करती है किसको, एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू द बीटा रिसेप्टर्स, मतलब बीटा रिसेप्टर्स के द्वारा। देखिए क्या होता है यहां पे, आप समझिए भाई ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और जो एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपके जो कैटेकोलामाइंस है, चाहे आपके एड्रेनलिन हो चाहे नॉन एड्रेनलिन हो, तो उनके द्वारा जो इफेक्ट हो रहा है भाई, वो जैसे रिसेप्टर पे चिपकेंगे उसके बाद में जो इफेक्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स। तो उस एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। कौन करती है, आपकी ड्रग। कैसे करती है, थ्रू बीटा रिसेप्टर्स, मतलब बीटा रिसेप्टर के द्वारा जो भी आपके एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स आपकी बॉडी में हो रहा है उसको कौन इनहिबिट करती है, ये ड्रग्स इनहिबिट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी ड्रग होती है जो इनहिबिट मतलब कि ब्लॉक करती है एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स, जो कैटेकोलामाइंस के द्वारा जो रेस्पॉन्स हो रहा है, किस पे रेस्पॉन्स हो रहा है, बॉडी के ऊपर रेस्पॉन्स हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू जो रेस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, तो इन बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू जो रेस्पॉन्स हो रहा है, उस बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू जो रेस्पॉन्स हो रहा है उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, एक ऐसी ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स that inhibit the adrenergic response। किसको इनहिबिट करी, एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू बीटा रिसेप्टर्स। किसके थ्रू हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, बीटा रिसेप्टर्स के द्वारा हो रही है। तो बीटा रिसेप्टर्स के द्वारा जो एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स हो रहा है उसको क्या करती है, इनहिबिट करती है। ऐसी ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको इजी याद करनी है, बीटा ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स that inhibit the adrenergic response mediated through the beta रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट लाइन की अपन बात करें, दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस। ये क्या करती हैं, आपके कैटेकोलामाइंस के एक्शन को ब्लॉक करती है। ये चीज आपको समझ में आई भाई। यहाँ पे जो कैटेकोलामाइंस आगे चिपक रहे थे तो उसके एक्शन होता भाई, जैसे आगे चिपकते आगे का जो एक्शन होता, तो ये क्या करती है, ड्रग्स आपके इनको ब्लॉक कर देती है, रिसेप्टर्स को बंद कर देती है, जिससे ये कैटेकोलामाइंस आगे नहीं चिपक पाते और आपका जो एक्शन है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसका मतलब दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस का जो एक्शन है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक करती थी। कौन सा कैटेकोलामाइंस, एड्रेनर्जिक और नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है ऑन बीटा रिसेप्टर्स। किसके ऊपर, बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, they reduce the effect of sympathetic nervous system। sympathetic nervous system का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। बस sympathetic nervous system में क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन सबको क्या कर देती है,
रिड्यूस कर देती है, उनका जो इफेक्ट है उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कम कर देती है, ठीक है। जैसे जो फ्लाइट और फाइट वाला रेस्पॉन्स है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, कौन, आपकी बीटा ब्लॉकर्स। तो 3 डेफिनेशन हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए इसके। भाई बीटा ब्लॉकर्स क्या है, बीटा ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स दैट इनहिबिट द एड्रेनर्जिक रेस्पॉन्स मीडिएटेड थ्रू द बीटा ब्लॉकर्स। दूसरा है भाई दे रिड्यूस या दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ कैटाकोलामाइंस, कैटाकोलामाइन के एक्शन को ये क्या कर देती है, ब्लॉक या रिड्यूस कर देती है। तीसरा है दे रिड्यूस द सिंपैथेटिक इफेक्ट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके इफेक्ट्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बीटा ब्लॉकर जो है वो क्या होती है, आल्सो नोन एज, इनको और नाम से भी जाना जाता है। पहला नाम होता है इसका बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। भाई इसको या तो बीटा ब्लॉकर बोल सकते हो या बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बोल सकते हो, क्योंकि एड्रेनर्जिक का मतलब होता है ये जो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन जो एक्शन करेगी, जो इफेक्ट डालेगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, एड्रेनर्जिक। तो एड्रेनर्जिक जो है उसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। तो बीटा ब्लॉकर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर बोल सकते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है, आप आगे पढ़ोगे, एगोनिस्ट, और एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब उसके फेवर में काम करने वाला उसको बोलते हैं एगोनिस्ट, और उसके अगेंस्ट में काम करने वाला एंटागोनिस्ट। मतलब एड्रेनर्जिक के अगेंस्ट में काम करने वाला एंटागोनिस्ट, जिसके फेवर में काम करता तो एगोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट को मतलब एक तरह से ब्लॉकर ही मान सकते हो। तो एंटागोनिस्ट मतलब बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उनके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स। भाई ये इनके अगेंस्ट ही तो काम कर रही है, ये बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रही है, इनका जो काम है इसको ब्लॉक कर रही है, तो मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तीसरा बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स भी बोल सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, आपके अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह भी आती हैं। तो पर अपन ये सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स एजेंट्स जो है इसमें बहुत सारी ब्रांच होती है, बड़ी ब्रांच है। तो इसके अंदर एक बीटा ब्लॉकर्स अलग से है, मतलब एक ब्रांच इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी है। तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो इसका पार्ट होती है। तो अपन इसको 4 नामों से जान सकते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स, और अपन बीटा ब्लॉकर्स तो इसको बोलते हैं। 5 नाम इसके हो गए, आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन एग्जांपल्स की। अगर अपन बात करें बीटा ब्लॉकर्स के तो वो कौन कौन से होंगे, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। अभी तो सिर्फ मैंने छोटे से 4-5 एग्जांपल दिए कि भाई इस नाम के आपके बीटा ब्लॉकर्स होती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल, बीटा ब्लॉकर्स जो है उनको कॉमनली हैव सफिक्स, ठीक है, OL, मतलब कोई भी ड्रग उसके लास्ट में आप देखेंगे OL आ रहा है, तो उसका जो सफिक्स होता है, मतलब जो लास्ट का जो पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, इसका क्या होता है, OL होता है। तो बीटा जो ब्लॉकर्स होते हैं उनको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि उनकी जो ड्रग, कोई भी ड्रग होती है उसके लास्ट में OL आता है, तो जिससे इजीली होता है उसको पहचाना। जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, ठीक है, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, तो इसको पहचानना बहुत ईजी होता है कि ये बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। इन देयर जेनेरिक नेम, उनका जो जेनेरिक नेम है उसमें है, ठीक है। तो ये चीज होगी आपके बीटा ब्लॉकर्स का इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसमें पढ़ना किस प्रकार से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये तो इंट्रोडक्शन हो गई, अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन वगैरह जो होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर तो सिर्फ आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ड्रग्स को लिखना होता है, किस प्रकार से क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो है कोई भी ड्रग होती है या कोई भी सिस्टम है तो उसका पहले अपन को लिखा जाता है इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे उसका, इंट्रोडक्शन। जो अपन ने अभी तक लिखा वो सारा उसका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन उसका लिखते हैं क्लासिफिकेशन। ड्रग्स का क्या लिखेंगे, क्लासिफिकेशन। भाई वो कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो सब पूरा क्लासिफिकेशन लिखना होता है। उसके बाद में अपन उसका लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब उसका जो ड्रग है उस ड्रग को लेने के बाद में उसका कैसे एक्शन हुआ, कैसे कैसे उसने पूरा एक्शन किया, तो वो क्या कहलाया उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसको अपन MOA भी बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन फार्मेकोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मेकोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे, फार्मेकोडायनामिक्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद में अपन लिखते हैं फार्मेकोलॉजिकल इफेक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन या फिर अपन बोल सकते हैं इफेक्ट। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, ड्रग को देने के बाद में क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके, तो वो इफेक्ट्स अपन को लिखने होते हैं। उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, इसके इंडिकेशंस या फिर अपन बोल सकते हैं यूजेस, कब कब देनी चाहिए, किस किस में काम आती है, ठीक है ये। उसके बाद में अपन लिखते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या लिखते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है भाई जैसे आपने कोई ड्रग ली तो वो ओरली ली, माउथ से ली, इंजेक्शन से ली या इंट्रावीनसली, किस अलग अलग प्रकार से ली, IM से, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार से, भाई मसल्स के थ्रू भी ले सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं, स्किन के थ्रू भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार है, अलग जगह से ले सकते हैं। तो उसका रूट क्या है, कौन से रूट से ले रहे हैं, वो जाने के बाद में वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब होगी, कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ पे वो फैलेगी, कहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो सब चीजें हैं भाई। उसका एक्सक्रीशन
एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होगा या कैसे और तरीके से होगा, तो वो जो पूरा उसको बोलते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ड्रग जो है ओरली देंगे या कितनी देंगे, कितनी डोज में देंगे, कितनी देर तक वो बॉडी में रहेगी, ठीक है, कि कितनी देर तक उसका जो हाफ टाइम कितना रहेगा, तो वो सब क्या कहलाती है उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अपन फार्माकोकाइनेटिक्स पर लिखेंगे, मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट, इंडिकेशन, यूजेस और फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद में अपन उसके लिखेंगे साइड इफेक्ट्स। क्या लिखेंगे? साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है भाई? आपको जैसे कोई ड्रग है, एग्जाम्पल के तौर पे लो भाई, आपको कोई खांसी की आपने दवाई ली, तो खांसी की दवाई लेने के बाद में आपको नींद आती है, तो नींद आती है तो आपको पता है कि भाई नींद आएगी, और वो नींद आना कोई हार्मफुल नहीं, तो वो तो क्या कहलाएगा? उसका साइड इफेक्ट। और आपको पता है कि भाई जैसे कोई और चीज हो जाए आपकी, जैसे उससे एलर्जी हो जाए, आपको नहीं पता कि एलर्जी होने वाली है पर उससे एलर्जी हो जाए, तो उसका क्या कहलाए? एडवर्स इफेक्ट। मतलब जो आज चीज आपको नहीं पता और वो हार्मफुल है, वो कहलाता है एडवर्स इफेक्ट। और जो चीज आपको पता है कि भाई ये दवाई लेने के बाद में ये चीज होगी, तो वो क्या कहलाता है? उसका साइड इफेक्ट। ठीक है, जो हार्मफुल ना हो वो साइड इफेक्ट होता है, और जो हार्मफुल होता है उसको एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ये दोनों चीज लिखनी होती है, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। उसके बाद में अपन उसके लिख सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कब कब नहीं देनी चाहिए भाई, कब कब अपन को नहीं देनी चाहिए, किस किस टाइम पे अपन को नहीं देनी चाहिए, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो ये चीज अपन को लिखनी पड़ती है। उसके बाद में अपन लिखते हैं इसका ड्रग इंटरेक्शन। क्या लिखते हैं? ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब भाई ऐसा तो है नहीं सिर्फ बीटा ब्लॉकर, जैसे अपन बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स अकेली, किसी बीपी का कोई पेशेंट है या हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट है, तो सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स थोड़ी ना चलाते हैं, और भी तो ड्रग्स चलाते हैं। तो उन और किस किस ड्रग्स को इंटरेक्ट करा के जो है एक सॉल्यूशन, भाई दो ड्रग, कोई बीपी है तो बीपी में सिर्फ अपन जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स देंगे, मान के चलो उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दिए, तो बीटा ब्लॉकर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या हो गया? ड्रग इंटरेक्शन हो गया। मतलब दोनों ड्रग का कॉम्बाइन करके अपन एक जो है पेशेंट के चला रहे तो उसको बोलेंगे ड्रग इंटरेक्शन। तो ये ड्रग इंटरेक्शन भी लिखना होता है। उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं? पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली प्रोपेनोलोल का एक्सप्लेन करना चाहूँ, एटिनोल का एक्सप्लेन करना चाहूँ, मेटाप्रोलोल का एक्सप्लेन, बिसोप्रोलोल का, इस्मोलोल को, तो इनको मैं पूरे को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये इस पूरे पैटर्न से तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हो गया क्लासिफिकेशन, फिर हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चौथा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशंस, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट, उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फिर ड्रग इंटरेक्शन, और 10वां जो है अपना क्या हुआ? इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में एक्सप्लेन करना। तो टोटल 10 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं किसी भी ड्रग को एक्सप्लेन करने में। किसी भी जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब में आपको 10 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको जो है पूरा कंटेंट तैयार होगा। ऐसे ही आपको पूरी ड्रग्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरे अच्छे से आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सप्लेन करने में। अगर कोई चीज में कमी लग रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी अगर आपको सच में कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको सही में लग रहा है कि भाई आपकी हेल्प हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स के साथ, अपने जो बैचमेट्स है या और भी आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें चैनल को, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट भी करें कि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप रिव्यू देंगे, और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भी आप रिव्यू, मतलब आपका रिव्यू देना कंपलसरी, आप रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में बीटा ब्लॉकर्स के पार्ट 2 में। थैंक यू।